समाजशास्त्र की इस क्लास में सभी समाजशास्त्रियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग समिति पर बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने समुदाय कंप्लीट किया था और समुदाय जिसको ग्रामीण समाज ग्राम, कस्बा, नगर और क्षेत्र में बांटा था। यानी जो समुदाय है उसकी सारी विशेषताएं देखते हुए समुदाय किसे कहते हैं, 4 भागों में बांट के हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सोशियोलॉजी में ये जो समिति जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं और संस्था, इसके बाद ये टॉपिक, इनमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। इनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समिति और संस्था। तो हम कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल आपको क्लियर करते चलें। आज से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंज किया है, पीपीटी तैयार की गई है इसकी। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिखता होगा, यहाँ पर आपको ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। समिति। समिति क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित नियमों और कार्यप्रणालियों के अंतर्गत एक विशेष संगठन का निर्माण करता है। समाजशास्त्रीय अर्थों में यही संगठन समिति कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि समितियां आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। मैकावर पेज कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं 3 तरीके से पूरी कर सकता है। पहली, कि एक दूसरे सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। मतलब कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों को कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, खाना पीना, कपड़े, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ें, क्या हम सारी चीज़ें स्वयं इनका उत्पादन कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं? उत्तर है नहीं, नॉट पॉसिबल। दूसरा तरीका क्या है कि किसी और से छीन के पूरा करें, जो कि बिल्कुल समाजशास्त्री तरीका नहीं है। तो बचा हमारे पास तीसरा विकल्प कि हम मिलजुल कर सहयोग के साथ कुछ नियमों के अनुसार उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं और उस सिस्टमेटिक तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें जिससे समाज के सभी लोग संतुष्ट रहें। और ये तीसरा तरीका ही समाजशास्त्री तरीका है। तो कहा जा सकता है कि किसी संगठन का निर्माण समान हितों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। समिति यानी एसोसिएशन कहलाता है। जब व्यक्ति की कोई आवश्यकता होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की, लेकिन आप चूंकि ये टॉपिक समिति है तो इस पर डिटेल में बात करेंगे कि मान लीजिए इस समाज में शुरुआत में भी कोई व्यक्ति, जब समाज शुरुआती दौर में रहा होगा, तब किसी के मन में ये आया होगा कि हम लोग कि भाई समाज की ये आवश्यकता है। मान लीजिए सबके लिए घर तैयार करना हो, या सिर के ऊपर छत बनानी हो, या जानवरों से सुरक्षा के लिए कोई काम करना हो, नदी पर पुल बनाना हो, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। तो लोगों ने समाज के कुछ व्यक्तियों को चुना होगा और उनके सहयोग से वो काम पूरा किया होगा। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इनको एकत्रित किया जाता है, वो व्यक्ति वास्तव में समिति कहलाता है। क्योंकि समिति
व्यक्तियों से बनती है, इसलिए मूर्त होती है। दूसरा, जब ये काम समाप्त हो जाता है तो फिर सारे लोग, इनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो अपना काम ख़त्म करके जब जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय यानी विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये अस्थायी, टेम्परेरी इन नेचर है। अब चूंकि कौन क्या काम करेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो उसका दूसरा पहलू है। रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिना नियमों के कोई समिति नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें, समिति क्या है, इनकी जब हम विशेषताएं देखेंगे तो एक एक विशेषता को आप देखिए, जिससे जब विशेषताएं कंप्लीट होंगी तो हम लोग पूरी तरह समझ पाएंगे कि समिति क्या है, फिर उसके लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है। ओके। तो मैकाइवर एंड पेज ये दो जॉइंट राइटर हैं। इनकी किताब सोसाइटी नामक किताब है और इनका स्टेटमेंट एकदम ऑथेंटिक स्टेटमेंट होता है। तो ये कहते हैं समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, ग्रुप ऑफ पीपुल, जिसे किसी एक अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित किया जा सकता है। यानी किसी एक इंटरेस्ट में या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनकी पूर्ति के लिए उसको निर्मित किया जाता है ना। बोगार्ट्स ये कहते हैं कि साधारणतः किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करना, मिलकर कार्य करने वाले संगठन को समिति कहते हैं। यानी बीइंग टुगेदर, सहयोग की भावना के साथ मिल के टुगेदर जब किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ये इनका कहना। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा है समिति एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्रणालियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य एंड अथवा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से गिलिन ने कहा समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। समिति संगठनात्मक समूह है। ये जो संगठनात्मक शब्द बार बार आ रहा है, यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, समूह भी आता है इसमें। समूह क्यों है? क्योंकि दो से अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ पे। संगठनात्मक क्योंकि है? क्योंकि उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी साथ में लगे हुए हैं, वर्किंग प्रोसीजर है, जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा अथवा कार्यकर्ता होते हैं। तो ये समिति, अब आप देखिए ऑगवन निमकॉफ, इनकी बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। किताबों का नाम हम एक लिस्ट जल्दी जारी करेंगे, तो बीच बीच में किताब, सिद्धांत। हमने देखा कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के जो एग्ज़ाम हैं नेट असिस्टेंट पर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मैचिंग में, बुक्स के नाम एक तरफ से नाम दे दी जाएंगी तो राइटर आपको मैच करना होगा, या बहुत सारी थ्योरी ये किसने दी, इस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका तरीका ये है कि जो हम लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे वो लिस्ट आप बार बार कुछ पेज डेली सुबह शाम थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, आधे घंटे, और उनको बस रिकॉल करते रहिए, आंखों के सामने से गुजारते रहिए। उसके बाद अपने आप ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है ये अपना काम कर देगा, आपका आंसर सही होगा।
इन्होंने लिखा कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा विशेष इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और सामान्य इंटरेस्ट भी। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी ये विशेषताएं निकल के हैं। सारी डेफिनेशंस अगर देखें सबकी तो आप देखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब सवाल ये आता है कि क्योंकि इंडिविजुअल होता है तो ये मूर्त होता है, कंक्रीट। एसोसिएशन इज कंक्रीट नॉट एब्स्ट्रैक्ट। इसकी स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, कॉन्शियसली एस्टैब्लिश्ड। डेफिनेट एम, इसका उद्देश्य निश्चित होता है, कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य होगा, उसी पे समिति गठित की जाएगी। अभी इसके एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन रूल्स, विदाउट रूल्स, इस पे सवाल आता है क्या बिना नियमों के समितियां हो सकती हैं? जवाब है नहीं। तो नियम इसके साथ जरूर होंगे, वरना कोई किसी की बात नहीं मानेगा। कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होंगे, इसका क्या काम होगा, किसको कितने देर में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन रूल्स हैं, इसलिए इसका नियमों पर आधारित संगठन है। ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप है। ये 4-5 विशेषताएं पूछी जाती हैं अक्सर। ऐच्छिक सदस्यता का क्या मतलब है? वॉलंटरी, जैसे किसी व्यक्ति से कहा गया कि आप ये काम करेंगे, अगर वो कहता है कि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है। या वो मजबूरी है किसी की, उसको चेंज किया जा सकता है ना। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जिससे कह दिया वही करेगा। ऑप्शंस आर देयर। अस्थायी प्रकृति, टेम्परेरी इन नेचर। टेम्परेरी इन नेचर का क्या मतलब है कि जब समिति को जो काम दिए जाते हैं वो काम, वो अपनी रिपोर्ट या जो कोई भी काम उसे दिया गया, जब वो काम अपना पूरा कर देती है तो उसके बाद उसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती है। यानी उसका टाइम पीरियड उतने ही दिन का होता है या उतने ही वर्ष का होता है जब तक उसको वो काम करके देना होता है। एक निश्चित संगठन, और ये ब्रूम ने इसे विशेषता को समिति की सब औपचारिक संरचना कह के संबोधित की। ब्रूम ने फॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू हिम। फॉर्मल रिलेशन होते हैं इसमें, यानी जो रिलेशनशिप होती है समिति के मेंबर्स में आपस में, वो फॉर्मल होती है, क्योंकि जहां भी रूल्स होंगे वहां पर फॉर्मेलिटी होगी, बेस्ड ऑन रूल्स। साध्य ना होकर साधन। साध्य कहते हैं जो लक्ष्य होता है, जैसे आपका लक्ष्य है मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर या आईएएस बनना है, जो भी आपने एक टारगेट सेट किया, वहां तक पहुंचने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे के सारे साधन कहलाते हैं। चाहे आपका पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं, कॉपी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचर, मम्मी पापा, जो भी आपका सहयोग करे, सारे के सारे साधन होंगे। स्कूल कॉलेज, उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो जो टूल्स आपको सहायता करेंगे वो सारे के सारे साधन कहलाएंगे, मीन्स कहलाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे, सॉरी ये इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब नेक्स्ट, समितियों के प्रकार। अब जैसे सामाजिक समितियां, आर्थिक समितियां, राजनीतिक समितियां, सांस्कृतिक समितियां, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सेवा, सामान्य, ये इसके टाइप्स हैं। अब इनको जरा देखिए।
सामाजिक समितियां जैसे परिवार, प्रदर्शन समिति, महिला संगठन, समाज कल्याण समितियां, सुधार आंदोलन, रिफॉर्म्स मूवमेंट जितने हैं, यानी सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो समितियां बनती हैं। आर्थिक समितियां, इसके एग्जाम्पल ये सारे हैं, व्यापार समितियां, मजदूर संघ ना। तो व्यावसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठान, आपको ये एग्जाम्पल याद रखने होंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है। कुछ तो क्लियर हैं, लेकिन कुछ में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसी तरह राजनीतिक समितियां, राजनीतिक दल, पंचायतें, राज्य, नगर पालिका, मंडल, प्रचारवादी समूह। इसी तरह कल्चरल एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, इकोनॉमिक एसोसिएशन, सोशल एसोसिएशन। अब ये वाला इसमें कई सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये है रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कलात्मक समितियां, संगीत मंडल। ये सारी की सारी कल्चरल एसोसिएशन है। पॉलिटिकल आप जानते ही हैं, इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएसएस वगैरह, ये सारे के सारे, सॉरी आरएसएस नहीं आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी इसमें। पंचायतें हैं, पंचायती राज, नगर पालिका, मंडल, ये सारी की सारी पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स से संबंधित हैं। धार्मिक समितियां, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मठ। ये सारे के सारे रिलीजियस एसोसिएशन है। एंड शैक्षणिक समितियां, एजुकेशनल एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, लाइब्रेरी, सोशोलॉजिकल एसोसिएशन, समाजशास्त्री परिषद, साइंटिफिक एसोसिएशन, शिक्षा मंडल, अध्ययन समूह, स्टडी ग्रुप, सुधार गृह, जो जिनमें बच्चों को रखा जाता है, अपराधी किस्म के बच्चों को जहाँ रखा जाता है। वैज्ञानिक समितियाँ, रिसर्च एसोसिएशन, इस तरीके, साहित्यिक समिति, ये सारे के सारे सेक्शन जो शिक्षा एजुकेशन से संबंधित हैं। यानी जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की समितियाँ। मनोरंजन, व्यायामशाला, डांस ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, नाटक मंडली, खेलकूद परिषद, सिनेमा, यानी जो सिनेमा बनाने वाले जो होते हैं। इसी तरीके सेवा सामान्य कल्याण समितियाँ, जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, इसमें अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद, समाज कल्याण समिति, ये सारे सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब एक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकावर पेज का स्टेटमेंट। समिति एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समुदाय बड़ी चीज होगी, समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समुदाय जैसे आपने देखा था कि कोई भी गांव, शहर, क्षेत्र, राज्य, देश, ये सभी के सभी कम्युनिटी के एग्जाम्पल हैं। और इन्हीं के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करके नियमों पर आधारित, और जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो बनाते हैं, गठित करते हैं, वो समिति कहलाती है। तो समिति एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। और ये सवाल पूछा जाता है, राज्य को इसमें किस में रखा है। राज्य, स्टेट, अकॉर्डिंग टू मैकावे पेज, स्टेट किस चीज का एग्जाम्पल? तो स्टेट इन्होंने एसोसिएशन, यानी इसको ये महासमिति कहते हैं, ग्रेट एसोसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। समिति को, राज्य को किसका एग्जाम्पल माना है?
State is the example of great association according to मैकायर एंड पेज। ओके, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैकायर पेज ने ज़्यादातर तो लीग से हटके बातें कही हैं। नेक्स्ट, समिति के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? रेस्पॉन्सिबल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ एन एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन। हितों की भूमिका, रोल ऑफ इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है। तो विजातीय विशेषीकृत समुदाय यानी हेट्रोजीनियस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, तो इसलिए समितियों का निर्माण भी ज़्यादा होगा। नेतृत्व एवं हितों का प्रकार, लीडरशिप एंड अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। लीडरशिप किस प्रकार की है, कितनी सोच कहाँ तक है, कहाँ तक वो उनकी थिंकिंग जाती है, उस तरह की उनकी नीड होगी, उसी तरह से समितियां उसी टाइप की गठित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट। तो ये समिति अब आपको समझ में आया या नहीं? देखिए, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलेज है, अब ये एग्जाम्पल जो है, अगला टॉपिक हम जब संस्था वाला टेकअप करेंगे तब ये पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आएगा कि इसके जो दूसरा पहलू है समिति का, वो इसका संस्थात्मक पक्ष है, यानी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई भी समिति बिना नियमों के नहीं हो सकती, ये क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल और टाइप्स, ये बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, हम लोगों ने ये 7-8 में बांटा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये समिति का एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा इस पर विशेष नज़र रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समिति और समुदाय में अंतर। समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है, यानी कॉन्शियसली। इसका फॉर्मेशन जो है कॉन्शियसली होता है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, यानी कोई भी अचानक से कहीं आके प्लॉट खरीद के रहना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है जबकि इसकी अनिवार्य होती है। इसकी मेंबरशिप वॉलेंट्री और इसकी परमानेंट। समिति के थोड़े से विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, समुदाय के बहुत सारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। अपेक्षाकृत अस्थायी, इसका मतलब समझ गए कि काम होने के बाद समिति डिसॉल्व हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए वित्त आयोग है, या राज्य अभी वेतन आयोग का गठन हो रहा है। जैसे मान लीजिए सरकारी कर्मचारी के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन होने वाला है, तो सरकार ने एक वेतन आयोग का गठन किया, आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। उसका काम क्या है कि सरकार ने अपॉइंट किया कि ये इसके अध्यक्ष होंगे। कौन अध्यक्ष होंगे उसका भी क्राइटेरिया, एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज लेवल के उसके अध्यक्ष होते हैं, और फाइनेंस मैटर के जानकार उसके मेंबर्स होते हैं। अभी इसका फॉर्मेट आया नहीं है कौन बना है इस बार का अध्यक्ष और उसकी कमेटी पूरी, लेकिन आने वाला है, घोषणा कर दी गई, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तो आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन होता है।
और जब वो आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जिस दिन सौंप देता है उस दिन वो डिसॉल्व हो जाता है। अब चूंकि संवैधानिक प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आर्टिकल 280 जो है राज्यों को केंद्र में जितने कर होते हैं केंद्रीय करों का हिस्सा राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन कौन लोग होंगे, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनका टेन्योर क्या होगा। टेन्योर उनकी रिपोर्ट पे जनरली 1 वर्ष के लिए, कई बार 2 साल के लिए। अब दूसरा, जैसे कल अभी दिल्ली में दुर्घटना हुई, ट्रेन हादसा आपने सुना होगा। कुंभ प्रयागराज के लिए जो ट्रेन जा रही थी वहाँ भगदड़ मच गई। तो उस हमेशा जब भी कोई घटना होती है उसके बाद एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है, जांच समिति जिसे कहते हैं। वो जांच समिति में कौन होंगे, जो कोई रिटायर्ड जज होंगे, और उसके मेंबर कौन लोग होंगे, जो संबंधित चीज़ों के जानकार होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। तो वो 2 या 3 सदस्य, एक जनरली 3 सदस्य होते, एक अध्यक्ष, 1-2 मेंबर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार 1 सदस्य ही केवल जांच कमेटी होती है, डिपेंड करता है किस तरह की जांच होनी है। कई बार पेपर लीक हो जाता है तो कमेटियां बनती हैं। आप लोग सुनते होंगे सरकार ने कमेटी की जांच, कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो कमेटियों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, कितनी देर में आपको जांच की रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट देने के बाद ऑटोमेटिक डिसॉल्व, इसलिए इसका अस्थायी होती है, टेम्परेरी इन नेचर होती है। और बेस्ड ऑन रूल कोई समिति ऐसी नहीं हो सकती जो बिना नियमों के हो। तो जहां पर नियम होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये इसका संस्थात्मक पक्ष है, एसोसिएशनल एस्पेक्ट और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। यहाँ भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संस्था क्या है। जब दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो समिति संस्था के दोनों के एग्जाम्पल हैं, कौन से केवल समितियों के हैं और कौन से केवल संस्थाओं के हैं। केवल समितियों का कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, या तो समिति संस्था दोनों का होगा या केवल संस्था का होगा, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अस्थायी है, और ये समुदाय स्थायी होता है क्योंकि वहाँ पर आपका रेजिडेंस होता है, कहीं भी रहेंगे शाम को घर पे आ जाएंगे। समिति में सामुदायिक भावना का अभाव होता है क्योंकि ये एक फॉर्मल ग्रुप होता है, और चूंकि यहाँ फॉर्मेलिटी होती है वहाँ पर वी फीलिंग नहीं आती। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी मेंबर को कहीं से फ़ोन किया, भाई आपको इसका मेंबर अपॉइंट किया जाता है और ये रिपोर्ट दी जाएगी। वो अध्यक्ष, जैसे हम लोग चुनाव करवाते हैं, सबकी ड्यूटी लगती है चुनाव में, एक चुनाव आयोग है, तो उसको हर साल चुनाव, या जब भी मौका मिलता 5 साल में जनरल इलेक्शन, बाकी जो राज्यों के चुनाव हैं, मिड टर्म इलेक्शन है, तो ये भी एक समिति है। फिर वो जिन लोगों को काम सौंपती है उसके बाद छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं जिले स्तर पर, डीएम के अंडर में कौन कैसे काम करेगा, इसका क्या काम होगा। चुनाव के बाद सारे के सारे डिसॉल्व हो जाती है समिति। तो द्वितीयक संबंध होते हैं। अब आपको ये जो छोटी छोटी विशेषताएं हैं ये ध्यान रखनी होंगी, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया समिति में क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब उन्होंने दे दिया, मान लीजिए कि समिति में संबंध प्राथमिक होते हैं द्वितीयक की जगह। तो आपने सोचा कुछ लोग होते हैं विशिष्ट लोग हैं, तो वो कम संख्या है, और कम संख्या होगी तो घनिष्ठता भी होगी, आपस में बैठेंगे बातचीत करेंगे तो उनमें प्राथमिक संबंध होंगे। नहीं, संबंध द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक संबंधों की कैटेगरी हम लोग जान चुके हैं, घनिष्ठता कब आती है व्यक्ति में, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे सेकेंडरी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समिति के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है। डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया is not compulsory for the association, this is compulsory for community। और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स
मस्ट बी देयर कम्युनिटी। ओके, तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं इसके, और ये छोटे छोटे जो इनको ध्यान रखना होगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इस पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर है तो आप तुरंत आंख बंद करके बता दें हाँ ये इसमें से गलत है और ये नहीं होगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जो सीरियस कंपटीटर हैं वो ये सवाल कभी गलत नहीं करेंगे। कंपटीशन लास्ट जो टफ होते हैं 10% क्वेश्चन, उन्हीं में कंपटीशन होता है, ये मान के चलते तो सब लोग कर। लेकिन अगर कोई ये भी गलत करता है तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट माना जाएगा। इसलिए कई बार हमें लगता है ये तो बहुत आसान है, लेकिन इन विशेषताएं से ही क्वेश्चन आएंगे। और कौन सी थ्योरी किसने दी, कौन सी बुक्स का नाम है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो फैक्ट के रूप में हम लोग मेमोराइज करते रहेंगे। बार 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 जितने बार रिकॉल करेंगे उतनी बार आपको मतलब अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत किताबों के नाम हम इतने सारे कैसे याद करें। याद करने की रटने की जरूरत नहीं, बस आप उन पेजेस को जो लास्ट कई साल में आए हैं उनको बस थोड़ा सा रिकॉल, आधे घंटे दिन में शाम को सोते समय कुछ पेज बस उसको रिकॉल करना है और रख देना है। अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और जब मौका आएगा उसका आंसर हमेशा बिल्कुल सही होगा, आप मैच कर लेंगे उसको। समिति के संचालन के लिए विशेष लिखित नियम जो होते हैं, ये इसका संस्थात्मक पहलू है जो हम लोग आगे बात करेंगे। निश्चित भूभाग ये इसका है। समिति आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, मीन्स है। समुदाय स्वयं साध्य है, यानी समुदाय अपने आप में लक्ष्य है। एक समय में व्यक्ति कई समितियों का सदस्य हो सकता है, समितियों के उपभाग नहीं होते। अब इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक समय में वित्त आयोग का मेंबर भी है, वो किसी अदर जांच समिति में भी उसको रख लिया गया है ना। जैसे ये वही बात है, जैसे मान लीजिए कोई फिल्मी हीरो है और एक साल में कई फिल्मों की शूटिंग करता है, कुछ देर यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ, है ना। वो अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग उनका का जो है स्क्रिप्ट है, अलग अलग डायरेक्टर है, अलग अलग रूल है, उनको पढ़ के वो उनको अपना रोल निभाना है। तो एक व्यक्ति कई जगह हो सकता है, लेकिन एक समिति के उपभाग नहीं है, समितियों में डिवीजन नहीं होगा। अगर वो जांच समिति है तो वो जांच समिति रहेगी। कई बार जैसे ये दंगों की जांच होती है, कई बार बम्बई दंगों की जांच है, तो वो रिपोर्ट काफ़ी दिन बाद, उसको टाइम दिया गया था 1 साल, लेकिन 2-3 साल लग गए उस रिपोर्ट को। तो जब तक उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, फिर संसद में चर्चा होती है कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो उसका जो टेन्योर है बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जिस दिन रिपोर्ट सौंप दी जाएगी वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। एक समय में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। इस समितियों के सदस्य तो हम कई समितियों को हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं टीचर है, कहीं दूसरी जगह कोचिंग में पढ़ा रहा है, कहीं किसी जांच समिति में भी है, कोई बुक राइटिंग है उस पैनल में भी है, कहीं कोई थीसिस जमा हो रही है या किसी की रिसर्च कंप्लीट हो रही है तो रिसर्च पैनल में भी है, इंटरव्यू पैनल में भी है, मे बी पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक समुदाय में का मेंबर है तो वो एक समय कई समुदाय का मेंबर हो। नहीं, वो परमानेंट है और वो उसी समुदाय का मेंबर माना जाएगा एक समय में। समिति का एक निश्चित संरचना होती है और इसका छोटा सा इतिहास, लिटिल स्मॉल हिस्ट्री, डेफिनेट स्ट्रक्चर।
समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसकी बृहद इतिहास होता है। तो ये कोई खास बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो आई थिंक समिति समझ में आ गई होगी। कि मनुष्य ने शुरू से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग छोटी छोटी समितियों का निर्माण किया। उस समय भले ही मनुष्य को पता ना हो कि इसका नाम समिति होगा, आगे चल के समाजशास्त्र में उसका नामकरण हुआ, एसोसिएशन हम लोग आज जानते हैं इस नाम से। लेकिन आवश्यकताएं की पूर्ति तो मनुष्य फ्रॉम शुरुआत से ही करता रहा। जब उसे जैसी आवश्यकता लगी, लोगों को इकट्ठा किया। वो समितियां अनौपचारिक कह सकते हैं, आजकल की समितियां औपचारिक हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक भी हो सकती हैं समितियां। जहाँ लिखित नियम नहीं है, मौखिक नियम है, वो औपचारिक समितियां हैं। इस तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, टेम्परेरी है, लेकिन इनके माध्यम से ही आवश्यकताएं पूर्ति की जा सकती है, ये भी सत्य है। तो इस तरीके से एसोसिएशन एक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में कई और शब्द हो सकते हैं, इंग्लिश में एसोसिएशन। तो थैंक यू, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। और अगला टॉपिक हम लोग पिकअप करेंगे संस्था। फिर संस्था, समिति, समुदाय कंपैरिजन करके देखेंगे, तब पूरी तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ना ही गलत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।